दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहां भी होंगे। और आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और पिछले क्लास में हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बॉन्ड एक्सटेंड बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछली क्लासेज में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन की विशेषताएं देखे थे। उसमें एंड अप किया गया था हाइब्रिडाइजेशन तक, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हमने बताया था और इसी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम लोग परसेंटेज इस कैरेक्टर देखे थे। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, रिलेशन बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, माने की समानुपाती परसेंटेज एस कैरेक्टर होती है, ठीक है ना। और जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है। उसको हम रिलेट किए थे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को बॉन्ड लेंथ से। जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मैक्सिमम होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमने रिलेट किया था, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बॉन्ड की मजबूती भी क्या होती है, ज्यादा होती है। स्पष्ट ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है मेरे भाई, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन कार्बन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन कार्बन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित यहाँ पर 5 वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए, जिनमें जो अंडरलाइन किए गए कार्बन है उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है। उन्हीं का क्या बताना है मेरे बाबू, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो एक ट्रिक जान जाइए मेरे बाबू, ट्रिक्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक का, ट्रिक्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। संक्षेप में हाइब्रिडाइजेशन को लिख रहे हैं यहाँ HYP, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पर भी कार्बन के पास केवल सिंगल बॉन्ड रहे, ठीक है ना, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े तो समझना कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है ना। तो कार्बन से केवल सिंगल बॉन्ड जुड़े तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज बी sp3, स्पष्ट ना। और नेक्स्ट, यदि कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, कितना, एक डबल, चारों तरफ देखेंगे एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यदि कार्बन के पास 2 डबल आ चाहे एक ट्रिपल रहे तो भी दोनों का तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे हमको लगता है, ठीक है ना। यदि कार्बन के पास केवल सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे बाबू बताओ क्या होगा, sp3। यदि कार्बन के पास एक डबल रहे बाकी सिंगल रहे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और कार्बन के पास डबल बॉन्ड, केवल डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, स्पष्ट ना। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन से हम क्लियर कर देते हैं। और जैसे मेरे बाबू यहाँ पर अंडरलाइन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को बताना है, तो यहाँ कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बताओ इस कार्बन के चारों तरफ देखो कौन बॉन्ड है, सिंगल है ना। ये हाइड्रोजन भी कार्बन के पास रहे तो समझना ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, स्पष्ट ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन अंडरलाइन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मेरे बाबू sp3 होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास केवल सिंगल बॉन्ड है, स्पष्ट ना। तुमसे इसी में इसको अंडरलाइन करके दे देते कि इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई बता दो। तो कहता बाबू कि चारों तरफ हम देख रहे हैं एक डबल बॉन्ड है बाकी सिंगल है, एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। बहुत ही आसान ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, बहुत ही उम्दा ट्रिक्स है ये, स्पष्ट ना। हालांकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग रेजोनेंस जब पढ़ लेंगे ना, रेजोनेंस, वहां पर हम आपको हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। रेजोनेंस के केस में हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रिडिक्शन है ना उसके बेसिस पर ये फेल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग रियल हाइब्रिडाइजेशन कब सीखेंगे, जब GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग रेजोनेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ने में कुछ अलग मजा आता है, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, स्पष्ट ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, GOC में हम पढ़ेंगे आपको, स्पष्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए चारों तरफ देखो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरे भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इस कार्बन का बता दो। इस कार्बन के चारों तरफ देखो हाइड्रोजन है तो मान की सिंगल बॉन्ड है, चारों तरफ देखो सिंगल बॉन्ड है ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन का बताओ, चारों तरफ देखो डबल बॉन्ड है बाकी सिंगल है, तो डबल बॉन्ड है बाकी सिंगल है तो
तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर ना। चलिए इसमें आपसे कह दे कोई कि बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, चारों तरफ देखो, ये कार्बन के चारों तरफ देखा सिंगल सिंगल डबल, तो देखो सिंगल सिंगल डबल sp2। हमको लगता है कि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं है, ये ट्रिक्स आपको ध्यान में है तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए आप लोग। इसके आगे और यो हम क्वेश्चन कराते हैं, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे, स्पष्ट ना। नोट करिए, इसमें और क्वेश्चन देखेंगे। तो बाबू हाइब्रिडाइजेशन में, प्रसंकरण में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 एंड C3 इन फ्लोइंग। ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं छोटू, इसमें हमको C2 और C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें नंबरिंग आनी चाहिए। जब भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पड़ जाना एंड पर, तो हम लोग हमेशा नंबरिंग डबल बॉन्ड को लेकर के करते हैं, स्पष्ट ना। डबल बॉन्ड को ये आईपीसी नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे हम लोग, आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से की जाएगी, 1 2 3 4 5। हमसे कह रहा है 2 3 का हाइब्रिडाइजेशन बताना, तो 2 ये है और 3 ये है। तो बताओ ये कार्बन जो है चारों तरफ देखते बाबू सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो हम बताएं तुमको यदि कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होगा। क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल दो क्या होगा, sp2 होगा। ऐसे ही यहाँ पर CH2 है, चारों तरफ देखो कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा हमेशा जुड़ता है, स्पष्ट ना। तो केवल कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, कर फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन या इसी को हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी कार्बन पर एक यूनिट इकाई, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज धन आवेश उपस्थित हो तो उसे कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, कार्बोनियम आयन यहाँ पर है, कार्बोनियम आयन या इसी को कार्बोकेटाइन कहा जाता है। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी कार्बन पर, कंपाउंड में है किसी कार्बन पर एक यूनिट धन आवेश उपस्थित रहे तो उसको कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन कहा जाता है, स्पष्ट ना। हमेशा ध्यान रहे कार्बोकेटाइन का प्रसंकरण प्रायः sp2 होता है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस कार्बन पर पॉजिटिव है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। याद रहे कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्लियर ना। ये कंडीशन होना चाहिए कि कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड से जुड़ जाए यदि यही कार्बन पॉजिटिव वाला कार्बन तो उसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई sp हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CC सिंगल बॉन्ड। CC सिंगल बॉन्ड, तो CC सिंगल बॉन्ड, ये CC ट्रिपल बॉन्ड है, यही ना CC सिंगल बॉन्ड है। तो CC सिंगल बॉन्ड एक ये है और एक ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे को बताना है। तो ये वाला कार्बन जो है चारों तरफ देखो किस बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड तो मेरे बाबू यहाँ है ही, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी है। हम आपको अभी बताएं कि जब ट्रिपल बॉन्ड इसके पास रहेगा तो हाइब्रिडेशन हमेशा sp होगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा छोटू क्या होगा, sp होगा। चलिए इस कार्बन का बताओ, C सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन का तो चारों तरफ देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो sp2। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर ना। तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से रिलेटेड, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब कुछ कंसेप्ट जानिए। पिछले क्लासेज में बाबू आपको बताया गया था परसेंटेज एस कैरेक्टर, sp, sp2 और sp3 में। sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे 50% होता है। वैसे ही बाबू
मेरे sp2 में बताया थे 35.33% होता है, यही ना था। और sp3 में आपको बताया गया था 25% परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। क्लियर? तो देखिए यही कंसेप्ट आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर हम बताया था कि sp का ज्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का, ये आपको बताया गया था। क्लियर ना? और एक बात बताए थे कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ये भी बताए थे जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो लोग नहीं लिखे इसको नोट कर लें, क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, माने बढ़ते क्रम, ऑफ बॉन्ड लेंथ, माने बंद लंबाई की क्रम को बढ़ते क्रम में अरेंज करें। हिंदी क्या होगा कि बंद लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें निम्नलिखित को, ठीक है ना। तो इसको हमको बनाना है। इसमें 3 गो क्वेश्चन दिया गया है। जैसे पहला कंपाउंड ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके C और C के बीच का जो लेंथ है ना, बंद लंबाई है, X कहा है, ठीक है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका बॉन्ड लेंथ क्या माना गया है? Y माना गया है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड लेंथ को माना गया है Z। तो यहाँ पर मेरे को आंसर बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में बताना है मेरे को? इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में मेरे को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमको बॉन्ड लेंथ बताना है, तो हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले चलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल लेते हैं। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों में कौनों के निकालेगा तो sp होगा, क्योंकि कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होता है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है मेरे भाई क्या है? सिंगल बॉन्डेड है सभी, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए sp2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसके पास दोनों कार्बन का। तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कि सबसे ज्यादा sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का। लेकिन बनाना हमको आंसर करना है किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर के बॉन्ड लेंथ के क्रम में बताना है। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है? जिसका इलेक्ट्रॉन, काहे कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम। तो बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp वाला क्या है ना, तो लिखेंगे sp, x है ना, क्या है? x है, तो ले x। उसके बाद sp वाला की ज्यादा, उसके बाद sp2 का, तो sp2 z है। उसके बाद क्या कह रहा है? sp3, तो sp3 y है। हमको बताना है बढ़ते क्रम में, किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ sp3 वाला का होगा, फिर sp2, फिर तो y वाला क्या है? y वाला मेरे भाई sp3 है, ठीक है ना। z वाला sp2 है, देखना। और x वाला क्या है? sp है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन, ऐसे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया, और यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एकदम उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख मेरे भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, इसके बॉन्ड लेंथ को क्या कहा गया है? A। CH2 सिंगल बॉन्ड H के बॉन्ड लेंथ को B, और यहाँ पर C। फिर हाइब्रिडेशन निकालेंगे, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp2। तो आंसर बताओ, बता देगा ना आंसर? जिसका हाइब्रिडेशन sp3, sp2, sp, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ sp3, देन sp2, देन sp। तो बताओ sp3 कौन है? sp3 B है, तो सबसे ज्यादा B। उसके बाद sp2 C है, उसके बाद
spa है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट का भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो आप इस लास्ट वाला क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर बना करके इसका ऑर्डर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। आप भी बताओ क्या होगा आंसर, ऑर्डर बताओ। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाउंड लेंथ। बाउंड ऑर्डर का क्रम बताना है यहाँ पर। बाउंड लेंथ बंद लंबाई आपको सिखा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए बनाओ तो जल्दी बनाओ। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे उम्मीद था, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग किए हैं, अब देखिए कमेंट बॉक्स में किए होंगे अपना आंसर। चलिए तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिंदी होता है कार्बनिक यौगिकों का निरूपण या प्रदर्शन, ठीक है ना। तो इसका बेसिक जान ले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो हेडिंग लगाओ बाबू सभी लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिंदी हो कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। लिख लीजिए हिंदी, कार्बनिक यौगिकों का निरूपण, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स में कहीं पर भी ये एक डैश सिंगल डैश दिखाई दे, कौन डैश, ये सिंगल डैश दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे सिंगल बाउंड। कौन बाउंड, सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड। और ये बात आप जानते हैं कि इस सिंगल बाउंड में सिग्मा बाउंड की संख्या 1 होती है, और यही आपसे पाई बाउंड पूछे तो क्या होगी, 0। स्पष्ट ना। यदि डबल डैश दिखाई दे, कौन डैश, डबल डैश दिखाई दे, तो इसको हम लोग कहेंगे डबल बाउंड, डबल बाउंड। और ध्यान रहे ये डबल तब होगा जब एक दूसरे के पैरेलल रहेगा तब, ठीक है ना। लेफ्ट में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड की ओर भी हो सकता है, राइट साइड की ओर भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो कैसा हूं इसको टेढ़ा मेढ़ा करके दिया जाए तो आपको समझ लेना है कि कौन बाउंड है, डबल बाउंड है। लेकिन इसी चीज को इस तरह से दिशा को चेंज कर दे तो ये डबल बाउंड कभी नहीं होगा, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये तो सिंगल बाउंड हो जाएगा। इसमें सिग्मा बाउंड 1 और पाई भी 1। ऐसा ही ऐसे दिखाई दे 3 गो डैश, पैरेलल होना चाहिए, ऐसे ऐसे रहे तो नहीं होगा। स्पष्ट ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बाउंड, ट्रिपल बाउंड। और इस ट्रिपल बाउंड में सिग्मा 1 और पाई 2, ये सब लोग बेसिक लगभग जानते हैं। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, जानते हैं तो नोट भी नहीं करिएगा तो चलेगा। चलो अब ऐसे ही बाबू हमारे पास मान लीजिए हाइड्रोजन रहा, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना छोटू, ये जो वैलेंसी फ्री है ना, एक फ्री है ना, ये बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन हमेशा जिंदगी भर जब तक ही रहेगा दुनिया तब तक ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, कभी डबल ट्रिपल नहीं बना सकता है, ठीक है ना। तो इसको जब सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा ना तो इसको कहेंगे मोनोवायलेंट, मोनोवायलेंट एटम या ग्रुप विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लोन पेयर। ऐसा ही एक्स आ जाए, आपको एक्स के बारे में पता है, ये हैलोजेंस होते हैं, ग्रुप 17 का तत्व होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। स्पष्ट ना। तो ये भी एक बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे मोनोवायलेंट, ठीक है ना। एटम या ग्रुप बोल सकते हैं विथ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास बहुत 3 लोन पेयर होता है,
एगो इलेक्ट्रॉन के जोड़ा रहना तो एगो लोन पेयर कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन के जोड़ा 2 और ये 3। स्पष्ट ना, समझ में आया। ऐसा ही मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, 2 बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 2 लोन पेयर होता है, तो इसको लिखेंगे डाईवैलेंट एटम, डाईवैलेंट एटम विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब आइडिया होना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए नाइट्रोजन हमारे पास है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, 1 लोन पेयर है, तो इसको लिखेंगे ट्राईवैलेंट एटम विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही बाबू क्या आएगा, कार्बन, बहुत महत्वपूर्ण, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन कई बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाता है, याद रहे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन में बताएं कि पहला टेट्रावायलेंट चतुः संयोजी कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, हमेशा उत्तेजित एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे टेट्रावायलेंट, टेट्रावायलेंट एटम विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना है, नो माने नहीं, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को आप लोग कॉपी में जल्दी लिखिए। तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक आपको बताएं। अब इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला जानना है। बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला को जानना है, संरचना सूत्र को, लेकिन इसके साथ साथ जब भी स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी ध्यान आ जाता है, फोकस आ जाता है। इसलिए हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी डिफाइन कर दिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं, प्रत्येक परमाणु की संख्या, प्रत्येक अलग अलग परमाणु की संख्या दिखा दिया जाए कि कितना है, संख्या दिखा दी जाए, तो वे मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बाबू यहाँ पर C2H6, तो इसमें आपको दिखा दिया गया है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। क्लियर ना। ऐसा ही C6H12O6, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको दिखा दिया गया है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। समझ में आया। जैसे मान लीजिए H2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। लेकिन इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुल एटम की संख्या एक ही जगह नहीं दिखाया गया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1, 2 अलग अलग दिखाया गया ना, एक ही जगह संख्या के द्वारा नहीं दिखाया गया, इसलिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, स्ट्रक्चरल में आ सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको। तो ये आप समझ गए हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक एटम्स को कुल संख्या के द्वारा, उसके कुल संख्या के द्वारा दर्शाया जाए तो वे मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ गए ना। अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बेसिकली कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं, कंडेंस फार्मूला होते हैं, और जिगजैग फैशन फार्मूला, यूं कह सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला होते हैं, ठीक है ना। इसके आगे ऑरियो आएगा जैसे पॉलीगन फार्मूला। तो जो मेन है ये आपका है जिगजैग और कंडेंस में, ठीक है ना। लेकिन कंप्लीट डैश को भी देखेंगे। क्यों हम लोग ज्यादातर कंडेंस फार्मूला जिगजैग का प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं कंप्लीट का, इसका कारण हर चीज आपको बताया जाएगा। समझ में आया क्या आपको। तो इतना आप लोग नोट करें। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र के प्रकार हैं। ये 3 को मेन रूप से दिखाया गया है। क्लियर ना। इसी पर थोड़ा सा हमको समय लेना है, जिससे कि हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी। और तब हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ के कैलकुलेशन पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बाउंड्स का, ताकि आपको पूरा 100% क्लियर दिखाई दे कि इस तरह से सिग्मा पाई बाउंड को कैलकुलेट करेंगे। हालांकि आपको हम ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे सिग्मा और पाई बाउंड को ट्रिक के माध्यम से बिना कलम कॉपी पेपर के आप लोग देखते कंपाउंड को आंसर कर दीजिए, कितना आंसर आएगा। स्पष्ट ना। तो इसको आप पहले नोट करें।
तो बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फर्स्ट हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, नाम ही बता रहा है, यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कंप्लीट डैश दिखाया गया। हाँ, कंप्लीट डैश किन के बीच, तो प्रत्येक दो परमाणु के बीच कंप्लीट डैश माने कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहे, तो उसको हम लोग कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। तो इसको डिफाइन किए, जैसे एग्जांपल से पहले समझते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जैसे पहला एग्जांपल को हम लेते हैं मेथेन, मेथेन को लेते हैं। मेथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमको बताना है CH4 का। तो बताओ कार्बन 1 है तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है तो चारों तरफ लिख दीजिए। तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, अभी बताया है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 4 को बना दिया ना, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो, जितना भी ये मेथेन में एटम, 2 एटम है, उनके बीच प्रत्येक दोनों एटम के बीच डैश है ना, कंप्लीट डैश होना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चरल कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड में खूब पूछता है 10th के एग्जाम में, इथीन का संरचना सूत्र, इथीन का संरचना सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। इसका संरचना सूत्र बताना है हमको, ठीक है ना। तो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 4 है तो इसको 2 को दे देंगे और इसको 2 दे देंगे, बाखरा लगा दे भाई, हिस्सा स्पष्ट ना। आपको ये बचपन से बता दिए गए कि हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, प्रत्येक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ कई को दिखाई दे रहा है, 2 को दिखाई दे रहा है, और कई को चाहिए 2 को, तो 2 को ऐसे लगा दो। तो ये इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, क्लियर। और बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम तीसरा लेते हैं बेंजीन, क्या बाबू, बेंजीन, फॉर्मूला होता है C6H6। इसका स्ट्रक्चरल बनाना है, तो ये साइक्लिक रिंग है, तो कार्बन 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 कार्बन, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड का पोजीशन होता है इसमें। अब हाइड्रोजन लगा दो, प्रत्येक जगह 1 हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कार्बन के पास 1 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो देखो कोई भी आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाएगा, प्रत्येक के बीच सिंगल डैश चाहे डबल डैश चाहे ट्रिपल डैश उपस्थित होना चाहिए, तो इसको हम लोग कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। तो स्टेटमेंट में देखिए, वे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें प्रत्येक 2 एटम के बीच डैश, तो डैश क्या क्या हो सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल हो सकता है, डैश प्रेजेंट हो तो उसे कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, या उसे कहते हैं। समझ में आया ना। जैसे पहला एग्जांपल मेथेन का देखें, देखिए इसमें प्रत्येक 2 परमाणु के बीच डैश उपस्थित है, या तो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, वायलेंसी के अनुसार ये एडजस्ट होगा, अरेंज होगा, ठीक है। ऐसे ही इथीन का है, C2H4 है, कार्बन 2 है, 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड है, 2 एटम के बीच सिंगल हो सकता है। समझ में आ गया ना आपको, ये क्लियर। तो इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, कंडेंस फॉर्मूला, इसको नोट करिए बाबू। तो बच्चों संरचना सूत्र में नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघनन सूत्र, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब देखिएगा ध्यान से, कंडेंस फॉर्मूला कैसे समझेंगे। कंडेंस संघनन मतलब होता है छोटा रूप। तो जो कंप्लीट डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था उसको छोटा करना है, कंडेंस करना है। दैट मीन्स हम बॉन्ड को विलुप्त कर देंगे, ठीक है ना, लुकवा देंगे, छिपा देंगे। तो उस तरह के फॉर्मूला को क्या कहेंगे, कंडेंस फॉर्मूला कहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परमाणु के बीच के बॉन्ड को, डैश को हम छिपा देंगे, किसी किसी में छिपा देंगे और किसी किसी में वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो दोनों सही है, छिपा सकते हैं टोटल, या कुछ छिपा सकते हैं, कुछ डैश को दिखा सकते हैं। तो उस तरह के कंडेंस फॉर्मूला कहलाते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्पष्ट ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं C8H18, ठीक है ना। तो इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं, तो CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, CH2 1 2 3 4 5 6 7 और 8
काउंट करते हैं एक बार फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है ना। तो ये कंडेंस फार्मूला है, ये क्या है, कंडेंस फार्मूला है सर। तो इसमें डैश दिखाई दे रहा है, कैसे आप कर रहे हैं कंडेंस फार्मूला है बाबू मेरे, हम बोले ना कि यहाँ पर डैश को, कुछ डैश को विलुप्त कर सकते हैं या टोटल डैश को विलुप्त कर सकते हैं। कुछ डैश दिखा भी दे, लेकिन इस कार्बन हाइड्रोजन का डैश दिखाए एटम के बीच नहीं दिखाए, तो भी ये कंडेंस फार्मूला होता है। या इसी को आप लिख सकते हैं मेरे भाई, CH3 CH2 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 CH2, काउंट करो 2 4 6 CH2 CH3, ये भी कंडेंस फार्मूला है। इसमें भी नहीं दिखाया गया है डैश को, कहीं पर भी दिखाया गया है डैश को, तो भी ये कंडेंस फार्मूला है। ये भी कंडेंस फार्मूला है। हम कंप्लीट डैश नहीं दिखाएंगे, कुछ डैश को दिखा सकते हैं, कुछ को विलुप्त कर सकते हैं, समझ में आया क्या। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3 है तो CH3, CH2 यूनिट कै गो है तो 6 गो है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग CH2 के होल 6 लिख सकते हैं CH3। ये भी कंडेंस फार्मूला, ये भी है। बात समझ में आया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये सब के सब क्या है, कंडेंस फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है। तो हम किसको लेकर के चलेंगे कि हमको पढ़ने में सुविधा होगी, किस कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला को लेकर के चलेंगे ताकि हमको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो और आसानी से रिएक्शन, नोमेनक्लेचर, हर चीज को समझ सके। इसके आगे आइसोमेरिज्म जो भी टॉपिक आ गया है तो हमको क्लियरिटी दिखाई दे, तो ये कौन, तो तू कहेगा सर जी ये पूरा क्लियरिटी दिखा रहा है, तो इसी को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, स्पष्ट ना। तो हम लोग ज्यादातर यूज कौन सा करेंगे, तीनों कंडेंस फार्मूला है, लेकिन किसको लेकर के ज्यादातर चलेंगे, किसमें क्लियरिटी दिखाई दे रही है ज्यादा, तो इसको, तो ये चीज समझ में आया ना। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया गया है, एक बार फिर से सुनिएगा कि वे स्ट्रक्चरल फार्मूला जिनमें हम डैश को, कुछ डैश को छिपा दे या कुछ को दिखा दे या सभी डैश को छिपा दे, विलुप्त कर दे, तो उस तरह के हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या कहेंगे, कंडेंस फार्मूला कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया वे स्ट्रक्चरल फार्मूला जिनमें प्रत्येक दो एटम के बीच डैश कहीं कहीं प्रेजेंट हो या डैश कहीं पर भी नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चरल फार्मूला को कंडेंस फार्मूला कहा जाता है। आप समझ गए ना, तो इसको आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट बाबू स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट, जिगजैग फैशन फार्मूला। जिगजैग फैशन फार्मूला, जिगजैग फैशन फार्मूला का ये बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला इसी का ये, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार इसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है, इसी के द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक को समझेंगे, पढ़ेंगे हर चीज, ठीक है ना। तो क्या होता है, जिगजैग का माने होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का निरूपण टेढ़े मेढ़े लाइन, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन है ना, टेढ़े मेढ़े लाइन के द्वारा किया जाए तो उसी को हम लोग जिगजैग फैशन फार्मूला करते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, कहीं से कहीं खींच दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या कहलाता है, जिगजैग फैशन फार्मूला कहलाता है। यहाँ पर जहां पर भी टर्मिनल है या इंड हो गया, वहां प्रत्येक जगह कार्बन होता है। जहां जहां हम दिखा रहे हैं प्रत्येक जगह क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन अपने बॉन्ड बनाने की क्षमता के अनुसार उपस्थित होता है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसको तोड़ तोड़ के सीखेंगे कहाँ कितना हाइड्रोजन है, कार्बन है, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ेंगे। इस पर क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे किस तरह से बनाना है, एकदम टफ टफ क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन टेढ़ा मेढ़ा लाइन के द्वारा दिखा दिया जाए ना, उसको जिगजैग फैशन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। जिगजैग फैशन फार्मूला क्या है, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का निरूपण टेढ़े मेढ़े, जिगजैग टेढ़े मेढ़े लाइन के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उसे जिगजैग फैशन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन जितना भी दिखाई दे आपको ऑर्गेनिक में, तो समझिएगा कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। और इसी को जिगजैग फैशन फार्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन
फॉर्मूला कहा जाता है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना छोटू, आप लोग नोटबुक बनाते चलिए ईमानदारी से, हम सीक्वेंसली वीडियो डालेंगे। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स जो भी दिया जाएगा हम बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाएगा। तो अभी फिलहाल तो हम लोग बेसिस पढ़ रहे हैं, अब बहुत जल्द आने वाला है प्रॉब्लम रिलेटेड, जैसे अगला क्लास से आपका क्वेश्चंस कराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करें। चलिए ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।